नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अब हमको ये फाइंड करना है कि अब अगर हमारे पास में कोई चार्ज प्लेन शीट है, कोई बहुत बड़ी शीट है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है हमने और उसको इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। तो ये एक चार्ज प्लेन शीट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमको दे रखी है। कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिग्मा। याद है ना सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ठीक है ना, याद रखना है। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपको केस ये दे रखा है कि एक चार्ज प्लेन शीट है और सपोज करो इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पे ये याद रखना कि जो शीट है उसका साइज बहुत बड़ा है। यहां तो हमने एक छोटा सा पोर्शन उसका दिखा रखा है, बाकी जो शीट है उसका साइज क्या है? काफी बड़ा है। इनफाइनेटली लार्ज बोलते हैं इसको। इनफाइनेटली लार्ज बोलने का मतलब ये जो आर डिस्टेंस है इसकी कंपैरिजन में शीट का साइज बहुत बड़ा होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया कि ये इनफाइनेटली लार्ज प्लेन शीट है। ठीक है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो जो प्रोसीजर है अपना, उसके अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, हम सबसे पहले उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करना है। तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करूंगा। अब सरफेस आप मनमर्जी से कोई भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आप ही को करनी है, वो ध्यान रखना। इसलिए हम कुछ इस टाइप की सरफेस लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। कैसी सरफेस लेनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ। देखो कैसे, जो सिलेंड्रिकल सरफेस मैं कंसिडर करूंगा उसका हाफ पोर्शन शीट के इधर है, ये उसका हाफ पोर्शन है, और बाकी का जो हाफ पोर्शन है वो शीट को क्रॉस करके दूसरी साइड में बाहर निकला हुआ है, इधर पीछे की तरफ। ठीक है, समझ में आया क्या? ये इसको आर पार ऐसे क्रॉस करेगा और बाकी का जो हाफ पोर्शन है वो किधर होगा? शीट के दूसरी साइड में होगा, इधर होगा। ये इसका बाकी का हाफ पोर्शन है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो सिलेंडर इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2r, क्योंकि r ये हो गई, r ये हो गई, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2r के बराबर है। आधा सिलेंडर इधर निकला हुआ है, फिर इसको क्रॉस करके जा रहा है और आधा सिलेंडर इधर निकला हुआ है। ठीक है, अब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। तो पहले इसी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया मान लेते हैं ए। तो ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ये भी कितना होगा? ए के बराबर ही होगा। ये वाला कितना होगा? ये भी ए के बराबर होगा। सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब ये जो सिलेंडर है जब इस शीट को क्रॉस करके आर पार बाहर जाएगा तो ये इतना इतना पोर्शन इस शीट का काटता हुआ जाएगा। मतलब इतना इतना पोर्शन इस शीट का इस सिलेंडर के अंदर है। आप इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे ये शीट है, सिलेंडर इसके अंदर से आर पार गुजरेगा, इधर से बाहर निकलेगा, तो इतना इतना सर्कुलर पोर्शन इसने काट दिया इसका, है ना? वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दिया। तो इतना इतना पोर्शन इस सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, अब इतने इतने पोर्शन पे चार्ज कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतने इतने पोर्शन पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपको इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है कितनी है? सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज की वैल्यू को हम बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये वाला एरिया कितना है? ये तो एरिया ए है, तो इतने एरिया पे चार्ज कितना होगा? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए के बराबर होगा। आ गई चार्ज की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। Q मतलब क्या होता है? चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है? सिग्मा इंटू ए लिखना है। इसकी वैल्यू तो आ चुकी है। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ई डी एस कोस थीटा। तो थीटा भी पता कर लेते हैं।
है ना। सबसे पहले तो इस वाले सर्कुलर पोर्शन के लिए बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे दिखाना है। एन कैप से दिखा देता हूं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट के ऊपर, सोचो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड तो शीट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इधर भी आउटवर्ड होगा, इधर भी आउटवर्ड होगा। तो पॉइंट इधर है ना, तो आपको इधर देखना है। तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। तो बताओ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना बना, 0 बनाना, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाले पोर्शन के लिए देख लो, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे लेना है ना, आया समझ में। और दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, यहां पे भी 0 डिग्री होगा, थीटा यहां पे भी कितना है, बोलो 0 डिग्री के बराबर है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब इस कर्व्ड सरफेस की भी बात करते हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना सिलेंडर की, इसकी बात करेंगे। जैसे ये पहला पोर्शन है, इसके लिए तो थीटा 0, सेकंड पोर्शन के लिए थीटा 0, कर्व्ड पोर्शन को थर्ड पोर्शन मान लेते हैं। तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए बताओ, इसके लिए क्या होगा, थीटा। चेक करते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लिया पहले तो ds, ठीक है। फिर यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखी जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी। फिर इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाएगा, इधर आएगा ना। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, ये तो 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, यानी कि जो कर्व्ड पोर्शन है उसके लिए थीटा कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे। तो तीनों पोर्शन के लिए क्या हमको थीटा पता चल गया। अब इसको ओपन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को। ये तो पूरी सरफेस के लिए लिखा हुआ फॉर्मूला, ये सर्कल का सिंबल क्या शो कर रहा है कि पूरी सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब पूरी सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इसको 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं इस वाले पार्ट को। तो पहली सरफेस के लिए क्या लिखना है, ई डी एस कॉस 0। सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या लिखना है, ई डी एस कॉस 0। थर्ड वाले पार्ट के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू क्यू की जगह लिखना है सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, ठीक है। कॉस 90 वाली टर्म 0, ये तो कैंसिल। ई यहाँ पे कांस्टेंट है, ये दोनों ई बराबर हैं और कांस्टेंट है। बराबर क्यों है, क्योंकि ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ये शीट से r दूरी पे इधर, तो r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है यहाँ पे, और ये वाला सर्कुलर पोर्शन भी इस शीट से परपेंडिकुलर r दूरी पे है, ये दूरी भी r है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। भाई शीट के परपेंडिकुलर r दूरी पे इधर देखो या इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर ही आएगा सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो यहाँ वाला E और यहाँ वाला E बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो E का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे और यहाँ पे बराबर है, और ये कांस्टेंट भी है, क्योंकि इस पूरी सरफेस का ये जो सर्कुलर पोर्शन आपने कंसिडर किया है ना, ये वाला, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका हर एक पॉइंट शीट से कितनी दूरी पे होगा, r दूरी पे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो E यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं इन दोनों को। तो ये बनेगा E पहली सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ds cos 0 1 बन गया, दूसरी सरफेस के लिए भी E बाहर निकाल लो इंटू ds इंटीग्रेशन cos 0 1 बन गया, ये वाली टर्म 0 हो ही गई, इसको छोड़ दो, इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन ds फॉर द फर्स्ट सरफेस, ये कितना होगा, मतलब अगर आप इस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते जिसको ds बोलते और ऐसे छोटे छोटे एरियाज को आप ऐड करते, तो इस पहली सरफेस के लिए टोटल एरिया कितना आता, a के बराबर, क्योंकि इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया हमने कितना एज्यूम कर रखा है, a। भी ये जो भी एरिया है ना सर्कुलर पोर्शन का, वो मान लो a है। तो आप कितने छोटे छोटे पार्ट्स लो इसके ऊपर, सबको ऐड करोगे, टोटल करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर द फर्स्ट सरफेस कितना आने वाला है, a के बराबर। और ऐसी सेकंड सरफेस के लिए भी इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, जैसे छोटा एलिमेंट लिया वो ds है, ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेके सबको टोटल करेंगे तो वो टोटल किसके बराबर आएगा, a, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन के बराबर आएगा, जो कि a है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको E इंटू ए प्लस ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा 2EA
इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए उड़ा दो, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर। और एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि हमको कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था शीट के परपेंडिकुलर, आर दूरी पे। और जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आया क्या उसमें आर आ रहा है, कहीं भी आर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो शीट के आसपास होगा वो आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब शीट के परपेंडिकुलर आप 1 सेंटीमीटर दूरी पे देखो या 10 सेंटीमीटर दूरी पे देखो या 50 सेंटीमीटर दूरी पे देखो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शीट का साइज बहुत बड़ा है, इनफाइनेटली लार्ज शीट है ये। और ये जो 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूरी है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, इससे वो हर जगह बराबर सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसका ग्राफ कैसा बनाना चाहिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ में? भाई शीट से आप डिस्टेंस को अगर बढ़ाओगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट रहेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ बनेगा इसके। आया समझ में? ठीक है, आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है इसमें। और इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो इसको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एन कैप के अलोंग है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन अगर शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, एन कैप की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो या माइनस लग जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी ना, माइनस लगने से डायरेक्शन क्या मानी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एन कैप के अपोजिट। मतलब एन कैप तो बाहर की तरफ है तो इसके अपोजिट मतलब इनवर्ड माननी है फिर। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा दोनों साइड में, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा शीट पे तो इसकी तरफ जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इसकी तरफ लिया जाएगा, शीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कंसिडर करना है। आया समझ में? क्लियर एकदम? तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर लाई इन XY प्लेन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a circular area of radius 0.1 meter if the normal to the circular area makes an angle 60 degree with the z axis। ठीक है, क्या कहना है इसका समझते हैं। कोई लार्ज प्लेन शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और कौन से प्लेन में ये लाई कर रही है, XY प्लेन में। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको ये किस तरीके से रखी होगी। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ऐसा एज्यूम कर लिया हमने। तो XY प्लेन कौन सा होगा, x एक्सिस और y एक्सिस को मिलाने वाला प्लेन, ऐसे जो होगा। ठीक है, तो उस प्लेन में हम एक प्लेन शीट एज्यूम कर लेते हैं, ये है वो प्लेन शीट। तो इस कौन से प्लेन में एज्यूम किया मैंने, XY प्लेन में। अब बोर्ड पे तो ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये x है और y इधर होता है एक्चुअली। तो ये XY प्लेन है और इसमें इसको रखा हुआ है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे दिखा देते हैं, ये लो जी। अब आपको पूछा क्या है वो देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। मतलब एक सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर, और वो किस तरीके से रखा हुआ है, वो इस तरीके से रखा है, इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस। मतलब वो इस तरीके से रखा है कि उसका सरफेस का जो नॉर्मल है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो जेड एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे रखूंगा उस सर्कुलर एरिया को तो इसका जो नॉर्मल है वो जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो ऐसे नहीं रखा, थोड़ा सा टेढ़ा रखा है, और इस तरीके से इसको रखा गया है कि इसका जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल विद द जेड एक्सिस। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा। बताओ, पॉजिटिव चार्ज है शीट पे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड माना जाएगा हर जगह। आया समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब सोच के बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो नॉर्मल है जो कि एरिया वेक्टर को बताता है, उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। अब हमको पूछा है कि इस सर्कुलर पोर्शन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्लेन सरफेस के लिए, E.A या फिर EA cos थीटा, ये तो होता है। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज प्लेन शीट हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नोट। अगर प्लेन शीट ये नहीं बता रखी ना कि कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, तो उसको नॉन कंडक्टिंग ही कंसिडर करना है। और नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कंडक्टिंग शीट होगी तो चार्ज दोनों सरफेस पे रहेगा, इधर और इधर। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उसमें चार्ज की एक ही लेयर मानी जाती है। लेकिन अगर कोई भी कंडक्टर होता है तो आपको पता है ना, चार्ज उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो 2 लेयर बन जाएंगी। और 2 लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक लेयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल आएगा फिर, है ना। इस पॉइंट पे जैसे इधर देखना है तो इस वाली लेयर की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके कितना बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो कब यूज करना है फॉर्मूला, जब चार्ज कंडक्टिंग शीट दे रखी हो। अगर कुछ नहीं बोला या नॉन कंडक्टिंग शीट बोली है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर चार्ज प्लेन शीट बोला ना सिर्फ, तो ये फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया ऑफ द शीट क्या है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, जिससे पास होने वाला फ्लक्स निकालना है मतलब, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर एरिया है ना। तो इसका भी ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसकी रेडियस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लेना है, 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करो, सिग्मा दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू पाई यानी कि 3.14। रेडियस आर कितना है 0.1, कॉस 60 1/2 डिवाइडेड बाई क्या करना है 2, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है एकदम। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल फ्लक्स जो इस सर्कुलर पोर्शन से पास होगा। क्लियर एकदम, देख लो कोई भी दिक्कत है तो।